विश्व अस्थमा दिवस पर आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सुशील कुमार उपाध्याय, जो कि गाज़ियाबाद और एनसीआर के एक जाने-माने अस्थमा विशेषज्ञ हैं। आइए इनसे वर्ल्ड अस्थमा डे के अवसर पर विशेष बातचीत करते हैं। डॉक्टर उपाध्याय, सबसे पहले तो हमें उत्सुकता है आपके बारे में जानने के लिए। आप अपने बारे में कुछ बताएंगे प्लीज़? मैं डॉक्टर सुशील उपाध्याय चेस्ट फिजिशियन हूँ जी। और मुख्यतः गाज़ियाबाद में प्रैक्टिस करता हूँ। जी। आप वैसे अस्थमा कहाँ के, प्रोडक्ट कहाँ के हैं? मेरा ग्रेजुएशन या एमबीबीएस जिसको कहेंगे जी। वो गोरखपुर मेडिकल कॉलेज, बीआरडी मेडिकल कॉलेज गोरखपुर से है। अच्छा अच्छा। और जो मैंने चेस्ट का डिग्री लिया है एमडी का, जी। वो लिया है जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज कानपुर से। अच्छा अच्छा। हम्म, तो यहाँ गाज़ियाबाद में आपको लगभग कितने सालों का अनुभव है? गाज़ियाबाद में मुझे यहाँ पर लगभग 15 साल हो गए हैं। अच्छा। हम्म, प्रैक्टिस करते हुए। मुझे ये बताइए, यहाँ का एक टिपिकल वातावरण है, एक अलग टाइप का क्लाइमेट है एनसीआर का, जो कि बहुत ही ज़्यादा प्रदूषित माना जाता है। तो इसमें अस्थमा के जो पेशेंट्स हैं, उसके लिए आप क्या विशेष परामर्श देना चाहेंगे? हाँ, जैसा कि आप जानते हैं और आपने मेंशन किया कि भाई गाज़ियाबाद जो है वन ऑफ द मोस्ट पॉल्यूटेड सिटीज़ में आता है जी। इंडिया की। जी। तो और जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है जी। और जिससे कि हम एयर इनहेल करते हैं, जी। बॉडी को ऑक्सीजनेट करते हैं, जी। उसका एक सीधा संबंध है जी। अपने एटमॉस्फेयर से। जी। तो जाहिर है कि जहाँ पे पोल्यूशन या एयर पोल्यूशन प्रदूषण ज़्यादा मात्रा में होगा, जी। वहाँ पे रेस्पिरेटरी डिजीज़ का इंसिडेंस, जी। खासकर अस्थमा, एलर्जी जैसी जो बीमारियाँ हैं, जी। उनका भी प्रेवलेंस जो है ज़्यादा होगा। अच्छा डॉक्टर साहब, क्या मौसम की मार भी इसको इफ़ेक्ट करती है? जैसे ठंड में अस्थमा पेशेंट को ज़्यादा दिक्कत होती है, गर्मी में कम होती है, ऐसा कुछ है क्या? अस्थमा तो एक बहुरूपिया बीमारी है ही। जी। इसके कई सारे फिनोटाइप्स भी हैं जी। और अस्थमा को एक तरह से व्यक्तिगत बीमारी मान सकते हैं। जी। एक का अस्थमा दूसरे के अस्थमा से कंपेयर नहीं कर सकते। अच्छा। एक का नेचर अलग हुआ तो दूसरे का अलग होगा। अच्छा। और मौसम का संबंध, मौसम के उतार चढ़ाव से तो अस्थमा जो है बनता बिगड़ता है। जी। वो एक मेजर ट्रिगर, उद्दीपक का काम करता है। जी। जी। तो कुछ लोगों का अस्थमा होता है जो कि मार्च अप्रैल में देखा जाता है। उसमें वो उद्दीप्त होकर के, ट्रिगर होकर के उनको सिम्टम्स देता है। जी। पॉलन सीजन जी। जिसको कहते हैं। जी। जी। कुछ लोगों का अस्थमा जो है सर्दियों में उग्र हो जाता है। जी। तो कुछ लोगों का बरसात में। तो जी। हर मौसम के साथ अस्थमा का जो हिस्ट्री है, जी। नेचुरल हिस्ट्री है, जी। वो वेरी करता है। आप किस प्रोफाइल में आते हैं, आपका अस्थमा किस मौसम में ज़्यादा उग्र होता है, जी। ये आपको पहचानना होता है जी। और उस समय जो है एहतियाती उपाय करने होते हैं। मतलब आपके कहने का मतलब ये हुआ कि पेशेंट टू पेशेंट ये वैरी करता है। मतलब जी। जो उसका जो टिपिकल अलग जो नेचर है, वो पेशेंट टू पेशेंट वैरी करता है ना? अस्थमा या दमा जो है एक अम्ब्रेला टर्म है। इस अम्ब्रेला टर्म में जो है जी। कई सारे जो है इसके जी। विभागीय हैं, जी। डिविजन्स हैं। जी। एलर्जिक अस्थमा, नॉन एलर्जिक अस्थमा, जी। एडल्ट ऑनसेट अस्थमा, चाइल्डहुड अस्थमा, जी। तमाम तरह की क्लासिफिकेशन अस्थमा में है। जी। और अभी ये क्लासिफिकेशन बढ़ते ही जा रहे हैं। जी। जी। जैसे जैसे इन पे रिसर्च होती जा रही है, जी। इनको और बेहतर क्लासिफाई करके जी। स्पेसिफिकली किस कैटेगरी के अस्थमा को कौन सा ट्रीटमेंट चाहिए, जी। इस पर भी बहुत सारा काम अभी हो रहा है। अच्छा, मुझे ये बताइए कि जैसा कि एक सर्वे की रिपोर्ट कहती है कि लगभग 15 से 20 करोड़ हमारे यहाँ जो है अस्थमा के पेशेंट मौजूद हैं इस समय, और इनमें से लगभग 12% जो हैं बच्चे हैं। तो क्या ये एक चिंता का विषय नहीं मानते आप? जिस तरह का हम लोगों का लाइफस्टाइल है, जिस तरह का हम लोगों का इंडस्ट्रियलाइजेशन है, व्हीकुलर पॉपुलेशन है,
और जो अर्बनाइजेशन है वो जी सब जैसे जैसे बढ़ा है। और दूसरी चीज़ें, एक बात मैं बता दूं कि पहले अस्थमा का इंसिडेंस क्यों कम होता था। जी पहले बच्चों का एक्सपोजर जो है अपनी नेचर से होता था, जी वॉर्म इन्फेस्टेशन और इस सब की तरह की चीज़ें थी, जी तो उनकी इम्यूनिटी उस तरफ डायरेक्टेड होती थी। लेकिन आजकल क्या है कि इन सब से हम बचाव करते हैं अपने बच्चों का, जी कि बच्चा धूल में ना खेले, जी बच्चा एक्सपोज ना हो जी नेचुरल चीज़ों से, जी उन सब से बचा के रखते हैं। जी और उस बचाव के कारण जो बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है उनका, जी वो डायरेक्ट हो जाता है टुवर्ड्स जी TH2 रिस्पॉन्स, उसको कहते हैं जी TH1 रिस्पॉन्स और TH2 रिस्पॉन्स। जी तो TH2 रिस्पॉन्स जब आता है जी तो वो अस्थमा, एलर्जी, इस तरह की चीज़ें पैदा करता है। जी तो एक तरह से रीडायरेक्शन ऑफ बॉडीज इम्यूनिटी है, जो जी कि अस्थमा के बढ़ने का कारण है। आप इम्यूनिटी के कम होने को भी एक वजह मानते हैं इसकी? दरअसल अस्थमा में हम ये नहीं कहते कि आपकी इम्यूनिटी कम है, सुरक्षा तंत्र कमजोर है। जी ये एक तरह से रीडायरेक्शन है। अच्छा बल्कि जो लोग अधिक स्ट्रांग इम्यूनिटी वाले हैं वही रिएक्ट कर पाते हैं। अच्छा कम इम्यूनिटी वालों को तो इन्फेक्शन होता है। अच्छा ज़्यादा इम्यूनिटी वालों को या मिसडायरेक्टेड या रीडायरेक्टेड इम्यूनिटी वालों को जी एलर्जी की प्रॉब्लम होती है। तो जी इम्यूनिटी की कमी नहीं है, इम्यूनिटी का ये मिसडायरेक्शन है, अच्छा दूसरी तरफ से जी तरफ प्रवाह है एक तरह से। जी जी अच्छा ये देखिए कि ठंडे मुल्कों में शायद आनुपातिक तौर पर अस्थमा के जो मरीज हैं उनकी संख्या शायद ज़्यादा होती है। हमारे यहाँ क्या क्लाइमेट कुछ सूटेबल है और कुछ चीज़ें फेवरेबल है पेशेंट्स के लिए? ये कहना ठीक नहीं है कि अस्थमा ठंडे प्रदेशों में ज़्यादा होता है। जी हमारे पास ऐसे उदाहरण हैं, पेशेंट्स आते हैं हमारे पास जी कि भाई हम कुछ दिन के लिए विदेश दौरे पे गए, जी या अमेरिका में हमारे संबंधी रहते हैं, जी हम कुछ महीने वहाँ गुजारते हैं, जी हमारे इनहेलर, नेबुलाइजर और अस्थमा संबंधित सारी दवाइयाँ बंद हो जाती हैं। अच्छा और जैसे ही हम एयरपोर्ट पे एंटर करते हैं इंडिया में वापस, जी वैसे ही हमको अपने सूटकेस से सबसे पहला काम जो करना होता है इन्हें वो निकालना इनहेलर होता निकालना है। होता जी है। तो इसका कारण ये है कि वहाँ पर जो पोल्यूशन लेवल है, जी जो क्लीनलीनेस है, जी वो थोड़ी बेहतर है। जी इस वजह से जो ट्रिगर फैक्टर्स हैं जी वहाँ कम होने की वजह से उनको अस्थमा की दवाइयाँ कम लेनी पड़ती हैं या ना के बराबर लेनी पड़ती हैं। करेक्ट और करेक्ट यहाँ आते ही जैसे ही वो ट्रिगर होते हैं, जी जैसे एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन का सामना करना पड़ता है, जी वैसे ही उनको फिर से रीस्टार्ट करना पड़ता है अपना जी ट्रीटमेंट। तो ठंड से इसका रिलेशन नहीं है। ठंड, टेम्परेचर की वेरिएबिलिटी इंपॉर्टेंट है, ना कि ज़्यादा या कम ठंडा या गर्म होना। अच्छा जो ट्रांजिशन फेज है, जी कभी बदलाव, जी बदलाव जी ही इसके लिए एक उद्दीपक का काम करता है, मेन अच्छा उद्दीपक का। जी स्टेबिलिटी ऑफ टेम्परेचर जो है इसके लिए रेमिशन का काम करता अच्छा है। अच्छा ये बीमारी क्या आनुवंशिक है या कोई और इसके कारक है? जो अस्थमा की कैटेगरी एक है जिसको कहते हैं कि अ, इसमें आप कह सकते हैं कि 50% जो है इसमें जेनेटिक का रोल है। अच्छा हम आनुवंशिक रूप से अपने पूर्वजों से लेते हैं, जी माँ बाप से लेते हैं, जी दादा दादी से जी लेते हैं। जी जो जीन्स लेते हैं जी वो एलर्जी के जीन्स होते हैं, जी वो हम उनसे आनुवंशिक तौर पे ग्रहण करते हैं। जी लेकिन एक बात मैं बताऊं, जी अगर आपके पास टेंडेंसी है जी लेकिन ट्रिगर की कमी है, जी अगर एटमॉस्फेयर आपको क्लीन मिलता है, जी तो टेंडेंसी जो है रेमिशन फेज में जी सोती हुई अवस्था में पड़ी रहेगी, जी आपको सिम्टम्स ना आए हो सकता है। जी लेकिन अगर टेंडेंसी भी है और ट्रिगर भी है, हम्म, इन दोनों का जब भी आपस में आमना सामना होता है जी तो सिम्टम्स आते हैं। अच्छा इनमें से एक भी माइनस हो जाए, एक भी लिम्ब अगर माइनस हो जाए, जी तो सिम्टम्स ना आए, हो सकता है आपका साइलेंट अस्थमा कई सालों तक ऐसे ही पड़ा रहे। जी अ, वैसे तो ये माना जाता है कि ये 100% जो है इससे निदान मिल पाना असंभव है अस्थमा से। पर क्या आप बताएंगे कि इन्हेलर या नेबुलाइजर ही एकमात्र निदान है या इसके अलावा कुछ और इसके उपाय हैं? अस्थमा दमादम के साथ जाता है, ये तो जी पुरानी जी कहावत है। जी हाँ। जी लेकिन अस्थमा को आप ना एक बीमारी के बजाय एक टेंडेंसी, जी एक आपकी जो आपने जो प्रॉपर्टी एक्वायर की है जी उसके रूप में जान, एक गुण है आपका। जी अस्थमा एक विशेष गुण है अच्छा जो कि विशेष परिस्थितियों में जो है उद्दीप्त हो जाता है। अच्छा वो टेंडेंसी आपकी जीन्स में है, जी आपके अपने आनुवंशिक रूप से जो ग्रहण किया जी अपने पूर्वजों जी से, जी उस फॉर्म में है। जी इस टेंडेंसी को आप
एक्सपोज होकर के इसके अप्रोप्रिएट कंडूसिव एटमॉस्फेयर मिलने से इसको आप ट्रिगर भी कर सकते हैं। अच्छा। और अगर कुछ चीज़ों से आप बचे रहें, जी जो भी आपके ट्रिगर फैक्टर्स हैं, अगर उनसे आप बचे रहें जी। तो ये साइलेंट फॉर्म में आपके शरीर में रह सकता है, लेकिन हो सकता है सिम्टम्स आपको ना दें। अच्छा। दूसरा जो ट्रीटमेंट का पार्ट है इसका, हम्म, जैसा कि आपने कहा कि ये असाध्य रोग है जी या फिर इसका क्योर नहीं है, जी क्योंकि ये टेंडेंसी है तो आपका गुण है, तो जी ये गुण आपके जीन्स में है तो ये तो रहेगा। जी कंट्रोल करना आपके हाथ में है। जी वो आपको जो वो विधियां जाननी है जिससे कि आपका अस्थमा जो है नियंत्रण में रह सके, जी आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को डिस्टर्ब ना कर सके, जी सिम्टम्स लक्षण कम से कम दे। जी क्योंकि टेंडेंसी आपके अंदर है और ट्रिगर की कमी नहीं है जहाँ भी आप रह रहे हैं। जी तो ऐसी अवस्था में कुछ मीडिएटर, जी एक मध्यम पद जी का अपनाना जरूरी है। जी जैसे कि किसी को स्किन की एलर्जी होती है सन से, जी तो सन से बचने के लिए, सूर्य की किरणों से बचने के लिए हम छाते का इस्तेमाल करते जी हैं। वैसे ही जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम को धूप से कोई संबंध नहीं, जी लेकिन एटमॉस्फेरिक पॉल्यूशन से है। जी तो एटमॉस्फेरिक पॉल्यूशन से उसको बचाने के लिए आप क्या करेंगे? वहाँ एक लेयरिंग करनी है। अच्छा। वो लेयरिंग कैसे होगी? हम्म, वो लेयरिंग कैसे होगी? इनहेलर के माध्यम से। जी तो इनहेलर सबसे सुगम उपाय है, जी सबसे उपयुक्त उपाय है, जी सबसे सुरक्षित उपाय है, जिससे कि आप लोकली अपनी सांस की नलियों को, अपनी नेजल म्यूकोजा को जी लेयर कर करके, जी और ट्रिगर फैक्टर के एक्सपोजर के बावजूद भी वहाँ का अगर इन्फ्लेमेशन आप कंट्रोल कर लेते हैं तो आपको सिम्टम्स नहीं आएंगे। लेकिन आपकी बात काट करके एक बात मैं आपसे ज़रूर पूछना चाहूँगा, पेशेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। कुछ लोगों में ये मिथ है कि साहब इनहेलर जो है ये इसके साइड इफ़ेक्ट्स बहुत हैं, तो जी, इस बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? अभी तक ये दरअसल इनहेलर सारे जो है रिसर्च बेस्ड प्रोडक्ट हैं। जी इन पे हजारों हजारों लोगों में ट्रायल किए गए हैं जी और ये पाया गया है कि इनहेलर जो है सबसे सुरक्षित माध्यम है। अच्छा। जैसे हम कहते हैं सर्जिकल स्ट्राइक, जी जी जहां पर प्रॉब्लम हो वहीं पर जाकर के अटैक करना। उसका जी उन्मूलन करना। जी तो ये सर्जिकल स्ट्राइक की तरह है। अच्छा। जिस अंग का प्रभावित है, आपका जो भी जी अंग आपका जी प्रभावित है, जी वहां पर सीधे दवाई को पहुंचाना, हम्म, बिना बिना उसको ब्लड में प्रवाहित किए, जी बिना जी लिवर को नुकसान पहुंचाए, जी बिना पेट में गए, हम्म, सीधा का सीधा इनहेलर जो है सांस की नलियों में या नाक की म्यूकोजा में नेजल स्प्रे का प्रभाव जी वैसा ही है जैसे कि आप जो है बिल्कुल लोकल ट्रीटमेंट जिसको कहते हैं, जैसे स्किन में क्रीम लगाने जैसा है, हिटिंग द टारगेट। हाँ वैसा ट्रीटमेंट है। जी और सबसे कम साइड इफेक्ट वाला या अच्छा बिना साइड इफेक्ट के सुरक्षित अच्छा उपचार माध्यम है ये। बहुत बढ़िया। क्या इसके अलावा कोई और चीज़ें हैं जो इसको नियंत्रित कर सके? सबसे प्राथमिक प्राइमरली जो इम्पोर्टेंट चीज है वो है अपने ट्रिगर को पहचानिए और जी उनसे बचिए। जी अच्छा सेकंड स्टेप में आता है आपका ट्रीटमेंट पार्ट। जी और इनहेलर को वैसे हम लोग जो है अंत के लिए रखते हैं, ये अच्छा सबसे लास्ट ट्रीटमेंट है, अच्छा जब बिल्कुल अस्थमा मेरा अनियंत्रित हो जाएगा तभी मैं इस्तेमाल करूंगा। जी ऐसा नहीं है। हम्म, अस्थमा को सबसे प्राइमरी ट्रीटमेंट की तरह इस्तेमाल करिए, अच्छा सबसे शुरुआती ट्रीटमेंट की तरह इस्तेमाल करिए। जी और अस्थमा भी दो तरह के हैं, जी एक रिलीवर है, एक कंट्रोलर है। अच्छा तो रिलीवर वो है जो कि अगर आपको कभी कभी ओकेजनल सिम्टम्स होते हैं तो जी वहाँ उस समय आपको लेकर के लाक्षणिक लाभ ले सकते हैं उससे। जी लेकिन अगर अस्थमा आपका ऐसा है कि हर हफ्ते में आपको 2-3 बार सिम्टम्स आ रहे हैं, जी तो आपको कंट्रोलर या नियंत्रक दवाइयों पे निर्भर रहना चाहिए। अच्छा नियंत्रक दवाइयाँ मैं आपको बता दूं, जी ये स्टेरॉइड बेस्ड होती हैं अच्छा और हर नियंत्रक दवाई में आपको स्टेरॉइड मिलेगा। जी जी लेकिन अच्छी बात यह है कि स्टेरॉइड इसमें जो इतनी कम मात्रा में होता है जिसको हम माइक्रोग्राम कहते हैं, अच्छा जो मिलीग्राम का 1000वां भाग, जी जी उस माइक्रोग्राम डोज लेने से भी आपको टैबलेट जो मिलीग्राम में आती है, जी ओवरडोज में मतलब अधिक मात्रा में जी जिसमें दवाई लेनी पड़ती है, जी उसकी उसकी तरह ही प्रभावित होता है अच्छा और कम खुराक लेनी पड़ती है दवाई का। अच्छा तो इनहेलर सबसे सुरक्षित माध्यम और सबसे शुरुआती दिनों में शुरू करने वाली दवाई है। क्या बच्चों को भी आप इनहेलर लेने की परामर्श देंगे? बिल्कुल, बच्चों में जो ट्रीटमेंट प्रिंसिपल है, सिद्धांत है, जी वो बिल्कुल एडल्ट की तरह ही है। अच्छा और बच्चों में भी इनहेलर्स आते हैं और अच्छा उनका और बहुत प्रभावी होते हैं बच्चों में। बच्चों अच्छा में तो इसका ज़्यादा प्रभाव होता है क्योंकि शुरुआती सांस की नलियाँ भी डेवलप हो रही होती हैं, जी तो उनमें कम खुराक
बहुत मिनिमल क्वांटिटी में दवाई देने से ही उनको अधिकतम प्रभाव उसका मिल सकता है डॉक्टर और साहब, अस्थमा को प्रॉपरली कंट्रोल कर सकते हैं। अच्छा, तो आपने आज हमारे दर्शकों के लिए ढेर सारी जानकारियाँ साझा की, और डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर उपाध्याय, आप मुझे और हमारे दर्शकों को वर्ल्ड एस्मा डे पर क्या विशेष संदेश देना चाहेंगे? वर्ल्ड अस्थमा डे पे मेरा संदेश यही होगा कि अस्थमा से भयभीत ना हो। अस्थमा एक साध्य बीमारी है। जी अस्थमा को आप नियंत्रित कर सकते हैं। जी मिथ्या धारणाओं से बचिए। जी अपने उद्दीपकों या ट्रिगर्स को पहचानिए जी और प्रॉपर टाइम पर प्रॉपर ट्रीटमेंट लेकर के इसको कंट्रोल रखें, जी नियंत्रित रखें, ताकि आपके लंग फंक्शन मेंटेन रहे, क्योंकि वे उस बैल की तरह हैं जो कोलियों में आपका साथ देते हैं। जिंदगी भर आपको इन बैलों से, इन बैल रूपी फेफड़ों से काम लेना है, जी तो उसको संभाल के रखना भी आपकी उतनी ही जिम्मेदारी जिम्मेदारी है। जी तो अस्थमा को नियंत्रित करके फेफड़ों को स्वस्थ रख सकते हैं, जी। ये संभव है और साध्य है। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और हमारी बहुत सारी शुभकामनाएं। नमस्कार।